हेलो दोस्तों, आज हम एक न्यू सीरीज एक्सप्लेन करने वाले हैं और इसके साथ ही इसकी एनिमेशन और ग्राफिक काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा बोर ना करते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का नाम है द चार्म ऑफ सोल पेट्स। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि एक एग लेकर वहां से भाग रहा था और हेवंस के मास्टर अपने अपने स्पिरिचुअल बीस्ट के साथ उसका पीछा कर रहे थे ताकि वो उसे प्रिजन कर सके। वो ग्रीन ड्रैगन अपने फ्लेम को रिलीज करते हुए उन सभी मास्टर को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर वो उसे ट्रैप करने के लिए अपने थंडर नेट का यूज करते हैं, जिन्हें वह ग्रीन ड्रैगन अपने फ्लेम से जलाने की कोशिश कर रहा था, पर फिर बुरी तरीके से उसे बिजली के झटके लगने लगते हैं। इससे पहले कि वो नीचे गिरकर अपने होश खो देता, वो खुद को संभालते हुए वहां से उस एग को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसे इस तरीके से स्केप करता देखकर वो तीनों के तीनों सोल्जर एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, काफी पावरफुल थंडर रिलीज करने लगते हैं और इतने पावरफुल थंडर अटैक से हिट होने के बाद वो ड्रैगन तेजी से नीचे गिरने लगता है, जहां नीचे गिरते हुए वो उन्हीं तीनों सोल्जर्स की आंखों के आगे से किसी जंगल में खो गया था। ये तीनों जनरल काफी देर तक उसे ढूंढते हुए वहां से चले जाते हैं जब इनके हाथ कुछ नहीं लगता। इसके बाद हमें गैंगल सिटी में चू फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहां यंग फैमिली के काफी सारे सोल्जर मिलकर चू फैमिली का नामो निशान मिटा देते हैं। अपने लोगों को अपनी आंखों के सामने इस तरीके से मरता देखकर चूमो, जो कि चू फैमिली का यंग मास्टर है और इस सीरीज का हीरो, वहां से बचकर अपनी जान बचा रहा था। चूमो अपने दो गार्ड्स के साथ भागते भागते जंगल में पहुंच जाता है, जहां उन्हें काफी सारे खतरनाक बीस्ट फॉलो कर रहे थे। इन बीस्ट की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि ये वुल्फ चारों तरफ से उन दोनों को घेर चुके थे। तभी यहाँ एक एक करके उन बीस्ट के ओनर यानी यंग फैमिली के एल्डर्स आ जाते हैं, जो कि ये कह रहे थे कि चूमो को यहाँ मारने के बाद वो सारी की सारी चूमो फैमिली का खात्मा कर देंगे, क्योंकि अब बस वही बचा है। अपनी फैमिली के बारे में यह बात सुनने के बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, पर तभी यहाँ यंग फैमिली के सोल्जर की बॉडी में व्हाइट आई डीमन का कंट्रोल हो गया था। यह व्हाइट आई डीमन इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर इसका होस्ट इसे सोल पावर नहीं प्रोवाइड कर सकता तो उसकी बॉडी पर अटैक कर देता है। जहां इस व्हाइट आई डीमन को अभी एनर्जी की काफी ज्यादा जरूरत थी, इसलिए जो भी इसके सामने आ रहा था वो उसकी सोल पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। ये देखने के बाद वहां मौजूद सभी लोग काफी बुरी तरीके से डर गए थे। वो वुल्फ बीस्ट भी उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे, पर इसकी एनर्जी से रिफ्लेक्ट होकर काफी ज्यादा दूर हो जाते हैं। हम इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये व्हाइट आई डीमन कितना ज्यादा खतरनाक है। तभी अचानक से वहां पर एक फॉर्मेशन अपीयर हो जाती है, जो कि उस डीमन को ट्रैप कर चुकी थी, और यह फॉर्मेशन और किसी ने नहीं बल्कि यंग फैमिली के चीफ एल्डर ने बनाई थी, जो कि अपने फ्लाइंग टाइगर बीस्ट पर बैठकर वहां पर हाजिर हो जाता है। अपने चीफ एल्डर को देखने के बाद ये सभी उन्हें ग्रीट करते हैं, और ये व्हाइट आई डीमन और कोई नहीं बल्कि इन्हीं का एक पेट है, जो कि उन्होंने इस सोल्जर के अंदर डाला था ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो सके और उसे भी स्ट्रॉन्ग कर सके, पर वो तो सही से फर्स्ट लेवल को भी कल्टिवेट नहीं कर पाया। यहाँ ये बातें सुनने के बाद चू फैमिली का एक सोल्जर बच के वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, पर यंग फैमिली के एल्डर अपने डीमन को रिलीज कर देता है, जिससे वो जाकर उस सोल्जर को मार डालता है, उसकी सोल पावर को एब्जॉर्ब कर चुका। ये देखने के बाद चूमो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अपनी सोल पावर को रिलीज करते हुए एक पंच क्रिएट कर लेता है, जिससे वो उस व्हाइट आई डीमन को ब्लॉक कर रहा था। उन दोनों को आपस में टकराता हुआ देखकर ये एल्डर काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें यह बात काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी। अब उन्हें अपने व्हाइट आई डीमन की स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक नया होस्ट मिल जाता है, इसलिए वो अपने व्हाइट आई डीमन को कंट्रोल करते हुए उसे चूमो की बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे वो सेंसलेस होकर वहीं गिर गया था। और यहाँ वो अपने सभी सोल्जर्स को ऑर्डर दे रहे थे, जहाँ वो कहते हैं कि अब मैं यहाँ से आइसलैंड जा रहा हूँ, जैसे ही ये होस्ट मर जाए तुम सभी मेरा ये व्हाइट आई डीमन मुझे वापस कर देना। मास्टर चाओ तो अभी उसकी बात मान गए थे, पर उसका सोल्जर कहता है कि ये चूमो फैमिली का यंग मास्टर है, इसे ज्यादा दिनों तक जिंदा रखना सही नहीं होगा। पर मास्टर चाओ कहते हैं कि इसकी बॉडी में वो व्हाइट आई डीमन है जो खुद उसे ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहने देगा, क्योंकि एक तो इसकी बॉडी कमजोर है और दूसरा इसके पास ज्यादा सोल पावर भी नहीं है। हमें इस जगह की थोड़ी सी बैक स्टोरी पता लगती है कि ओशन के आसपास मौजूद इन सारे आइसलैंड को नाइटमेयर आइसलैंड के नाम से जाना जाता है। इनका नाम ऐसे इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर यंग फैमिली की तरह ही काफी और फैमिलीज है,
जो कमजोर लोगों को किडनैप करके इन आइसलैंड में लेकर आते हैं टेस्ट सब्जेक्ट की तरह। जहाँ पहले तो वो अपने बीस्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्हें उनका खाना बना देते हैं और फिर उन्हें काफी सारे सर्वाइवल प्रोसेस से गुजार कर उन्हें उनका एक पावरफुल बीस्ट ढूंढने को कहते हैं। और जो भी बंदा इस सर्वाइवल टेस्ट को पास करते हुए खतरनाक बीस्ट को ट्रेन कर लेता है उन्हें ये अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। और इन्हीं में से एक ग्रुप के हाथ में लग जाता है हमारा चूमो, जिसे बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ मिलकर ये सर्वाइवल ट्रेनिंग कंप्लीट करनी थी, जो कि अब कई महीनों तक चलने वाला था। मास्टर चाओ उन खूनी खेलों का एक इंचार्ज था, क्योंकि सभी लोगों को एक जगह के अंदर करके वहाँ उनके आसपास काफी खतरनाक बीज छोड़ देते हैं। यह वुल्फ बीज इतने ज्यादा खतरनाक थे कि एक ही बार में इंसान का सर धड़ से अलग कर दे रहे थे। वो सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। और यही देखने के बाद मास्टर चाओ को काफी ज्यादा खुशी मिल रही थी। चारों तरफ से हो रहे बीस्ट के हमलों के बीच में ही एक बंदा जो एक लड़की और चूमों को धकेल कर उन बीस्ट के हवाले कर देता है ताकि वो अपनी जान बचा सके। ये देखने के बाद मास्टर चाओ उस लड़के से इम्प्रेस होने लगते हैं कि ये हमारी टीम में होने लायक बंदा है। यहाँ ये वुल्फ जैसे ही हमारे चूमों पे अटैक करता है वो उसके अटैक को डॉज करने ही वाला था कि उसके गले से उसका लॉकेट गिर जाता है। यहाँ चूमो अपने साथ साथ उस लड़की की भी जान बचा रहा था, जिसे तो वो लड़की उसकी शुक्रगुजार थी, पर वो है कि यहाँ सबसे पहले अपनी जान बचाओ। तभी वो दोनों नोटिस करते हैं कि ये वुल्फ अपने पैरों में एनर्जी इकट्ठी कर रहा है, जो कि अब अपने पंजे से शहर मार के उन्हें हिट करने की कोशिश कर रहा था। चूमो पहले वाले बीस्ट के हमले को तो बच जाता है, पर दूसरे वाले बीस्ट के हमले से उसकी पीठ पर स्क्रैच लग गया था और उसे घायल देखने के बाद यहाँ मास्टर चाओ काफी ज्यादा खुश होने लगता है। यह देखकर चाओ कहता है कि अब देखता हूँ कि तुम कितने दिनों तक सर्वाइव कर सकते हो। पर तभी एक बंदा ड्रम बजा देता है, जिसकी आवाज सुनकर वो बीच वापस चले गए थे। और यहाँ मास्टर चाओ उस बंदे पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं, पर रूल के अकॉर्डिंग आधे मेंबर्स के मरते ही ये खेल रुक जाना चाहिए, तो उसने तो रूल फॉलो किया था। इससे मास्टर चाओ को गुस्सा तो काफी ज्यादा आता है, पर वो सभी होस्ट को बताते हैं कि सर्वाइव करने की वजह से अब उन्हें आइसलैंड में फ्रीली घूमने की इजाजत है। पर इसी बीच उन्हें जल्द से जल्द एक सोल बीस्ट ढूंढकर उन्हें ट्रेन करना होगा, ताकि 9 महीने बाद जो इनके बीच ड्यूल बैटल होने वाली है उसमें वो सर्वाइव कर सके, क्योंकि सर्वाइव करने का सिर्फ एक ही जरिया है और वो है सामने वाले को मारना। इसके बाद वो यह सोचकर खुश होते हुए चले जाता है कि चूमो, देखता हूँ कि तुम कितने दिनों तक जिंदा रह सकते हो। इसके बाद जब चूमो अपने पेंडेंट उठाने जाता है तो वही बुली पर्सन उसके हाथ को दबाकर कह रहा था कि तुम चू फैमिली के एक यंग मास्टर हो ना, जो कि काफी ज्यादा एरोगेंट होता था। देखो आज तुम्हारी हालत भी हमारे जैसी है। यह बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। रात में चूमो जब अपना जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहा था तो वो लड़की आकर उसकी हेल्प करते हुए थैंक यू बोल रही थी, पर चूमो कहता है कि उसे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि वो लोग कितने दिनों तक जिंदा रहेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि तुम खुद को स्ट्रॉन्ग करने पर ध्यान दो। ये बोलने के बाद वो रात में ही निकल जाता है अपने लिए एक सोल बीस्ट को ढूंढने, जहाँ वो एक ब्लू क्रिस्टल को चारे के तौर पे यूज करते हुए बीस्ट को अटैक कर रहा था। पर वहाँ छोटी सी मूनलाइट फॉक्स आ जाती है, जिसे चूमो यह कहकर जाने देता है कि इतनी छोटी सी फॉक्स का वो क्या करेगा। इसके बाद वो फिर से सोल कोर को रखते हुए एक और बीस्ट को अटैक करने के लिए जाल बिछा देता है। उसके पास ज्यादा कोई क्रिस्टल न होने की वजह से वो डिसाइड करता है कि अगर आज उसे कोई बीस्ट न मिला तो वो जंगल में थोड़ा और डीप चला जाएगा। और यह बोलने के बाद वो एक बन खाते हुए पेड़ के ऊपर बैठकर वेट करने लगता है। तभी उसे झाड़ियों के पीछे हलचल सुनाई देती है और यह असल में एक छोटा सा इंसेक्ट था, जिसे चूमो खाना ऑफर करता है। और यह खाना खाने के बाद वो इंसेक्ट इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि चूमो के कंधे पर आकर बैठ जाती है। तभी चूमो की नजर वहाँ पर एक स्केल बीस्ट पर पड़ती है, जो कि 9 लेवल का है। इसे ट्रैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, यह सोचकर वो रुक जाता है। थोड़ी देर वेट करने के बाद उसकी नजर फिर से एक ब्लू फॉक्स पर पड़ती है, जिसके माथे पर वही सेम सिंबल बना हुआ था। चूमो उस फॉक्स को क्रिस्टल लेने से रोक रहा था, पर वो लेकर भाग गई थी। इसके बाद वो फिर से ट्रैप सेट करके बैठ जाता है। आराम से काफी देर के बाद एक और मूनलाइट फॉक्स आ जाती है, पर ये एक ग्रे कलर की फॉक्स थी। इसे देखने के बाद वो सोच रहा था कि इस जंगल में कुछ ज्यादा ही मूनलाइट फॉक्स आ गई है। शायद इसकी जो मदर है वो अपने छोटे फॉक्स को भेजकर इसका फायदा उठा रही है। इस बात का एहसास होते ही वो अपने ट्रैप को एक्टिवेट कर देता है, ताकि वो उसे पकड़कर उसकी मां तक पहुंच सके। पर जैसे ही वो अपने ट्रैप को ऑन करता है, ये छोटी सी मूनलाइट फॉक्स वहां से बच के निकलने वाली थी। ये देखने के बाद वो सोचने लगता है कि
उसने एक थर्ड लेवल की बीस्ट के लिए ये ट्रैप बनाया था, लेकिन एक फर्स्ट लेवल की ही बीस्ट यहाँ से बच के भाग रही है। पर इससे पहले कि वो ग्रे कलर की मूनलाइट फॉक्स वहाँ से जा पाती, चूमो के कंधे पर बैठा हुआ वो सिल्क वर्म अपने सिल्क को रिलीज करके उसके पैरों को बांध देता है। ये देखने के बाद चूमो उस सिल्क वर्म से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। इसके बाद तो चूमो जैसे ही उस फॉक्स को पकड़ने जाता है, वो नोटिस करता है कि उसके पैर में एक इंजरी लगी हुई थी और उसी सेम जगह पर बाकी दोनों फॉक्स को भी यह इंजरी थी। इस बात का रियलाइज होने पर वो समझ जाता है कि असल में ये एक ही फॉक्स है जो कि क्रिस्टल का यूज करते हुए म्यूटेंट हो रही है। पहले तो वो एक रेड कलर की मूनलाइट फॉक्स जिसे पहली बार क्रिस्टल मिलने पर वो उसे खाकर स्ट्रॉन्ग हो गई और एक ब्लू कलर की मूनलाइट फॉक्स में कन्वर्ट हो गई। सेकंड टाइम क्रिस्टल ले जाने के बाद वो एक ग्रे कलर की मूनलाइट फॉक्स में कन्वर्ट हो गई। ये पता लगते ही कि उसके पास कितने सुपर सोल बीस्ट मौजूद है, वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि ये फॉक्स बीस्ट तो काफी ज्यादा कमाल की है, जो कि अपना सेम साइज और पावर इंक्रीज कर सकती है। इसके बाद वो इस मूनलाइट फॉक्स को अपने सोल पेट बनाने के लिए सोल कन्वर्जेशन का यूज कर रहा था, जहाँ पर उस फॉक्स को आसपास एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। इससे तो वो मूनलाइट फॉक्स काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी, पर चूमो उससे कहता है कि रिलैक्स, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। पर ये मूनलाइट फॉक्स इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि उसके हाथ को काट कर घायल कर देती है। तो उस छोटी सी फॉक्स उसके अंदर इतना गुस्सा देखने के बाद चूमो उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हारी और मेरी सिचुएशन एक जैसी है, हम बहुत ज्यादा कमजोर हैं और हमें सरवाइव करने के लिए स्ट्रांग होना होगा और स्ट्रांग होने के लिए हमें एक साथ होना होगा। मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम अभी काफी ज्यादा कमजोर हो। तभी ये मूनलाइट फॉक्स चूमो की बातों को समझ गई थी, तो वो कॉर्पोरेट करने को रेडी हो जाती है। वो उससे पैरों के पहले तो ट्रैप को हटाता है और फिर वो उसकी परमिशन लेते हुए सोल कन्वर्जेशन का यूज करते हुए फाइनली उसे अपनी सोल पेट बना चुका था। सोल पेट बनने के बाद तो वो मूनलाइट फॉक्स भी काफी ज्यादा खुश हो रही थी। तो यहाँ सबसे पहले तो चूमो उसे एक नाम देता है जो था मोया। समय बीतता जाता है और मोया पहले से ज्यादा पावरफुल बन गई थी और अब वो 6 लेवल पर पहुंच जाती है, जो कि चांद की रोशनी में अपने शेप को इंक्रीज कर सकती थी। एक रात को चूमो और वो मूनलाइट फॉक्स रात को ट्रेजर हंट करने के लिए निकलते हैं, जहां उनकी नजर काफी अच्छे ट्रेजर पर पड़ जाती है। इससे पहले कि वो उसे जाकर हासिल कर पाता, वो मोटा बुली उसके सामने आ जाता है, जो कि अपने खतरनाक वुल्फ बीस्ट के साथ उन दोनों को धमकाने लगता है। चूमो तो उसे वहां से जाने को कहता है, ये कहते हुए कि उस दिन मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा जिस दिन हमारी फाइट होगी। ये सुनकर उस बुली को अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि तुम जो अभी लूजर हो, वो मेरी जान क्या बख्शने की बात कर रहा है, क्योंकि उस बुली को लग रहा था कि हमारे चूमो की जो लिटिल फॉक्स है वो काफी ज्यादा कमजोर है और उसका जो ये वुल्फ है वो 9th लेवल पर होने की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उस बुली का ये वुल्फ काफी गुस्से में मोया पर अटैक करना शुरू कर देता है। मोया तो उसे बच के भाग रही थी और यहाँ चूमो उसे कहता है कि अपने शेडो टेक्निक का यूज करो, तो वो वैसा ही करती है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट हो गई थी और ये वुल्फ उसे पकड़ नहीं पाता। दूसरी तरफ से वो बुली लगातार से चूमो को इंसल्ट किए जा रहा था कि अगर मेरे वुल्फ में एक अटैक किया तो तुम्हारी छोटी सी फॉक्स मर जाएगी। पर ये सारी बातें सुनने के बाद चूमो फॉक्स को कहता है कि एक जोरदार स्लैश लगाओ, तो वो अपने फर्स्ट मूव का यूज करते हुए एक जोरदार स्लैश लगा देती है, जिससे कि वो इंजर्ड हो गया था। ये देखकर वो बुली को यकीन नहीं होता कि एक 6 लेवल की फॉक्स जिसका 9th लेवल के वुल्फ को घायल कर दिया। पर वही चूमो यहाँ मोया से कहता है कि वो सीक्रेट टेक्निक का यूज करो जो मैंने तुम्हें सिखाया था। तो मोया तेजी से दौड़ते हुए उस वुल्फ की आंख पर एक पंजा मारकर उसे बैक किक करती है और ये किक काफी ज्यादा जोर का था। ये देखकर तो वो बुली हैरान रह गया कि एक मूनलाइट फॉक्स को बैक किक करना कौन सिखाता है। इसके बाद तो चूमो फॉक्स से कहता है कि इसे अपनी ट्रू स्ट्रेंथ दिखाओ। तो फॉक्स उसकी बातें सुनते हुए अपने सोल पावर को रिलीज करना शुरू कर देती है, जहां अब वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गई थी और अपने सामने 9th लेवल के मूनलाइट फॉक्स को देखने के बाद तो वो बुली की शक्ल देखने लायक होती है। वो तो यह देखकर डर जाता है कि ये तो 9th लेवल की पीक पर है, इसका मतलब ये कभी भी 10th लेवल पर पहुंच सकती है। वो बुली तो अपने मन में सोचता है कि यह लड़का कितने अच्छे से अपने स्ट्रेंथ को छुपा सकता है। अगर इसे बैटल के दिन पता लगा होता तो फिर इसका खेल खत्म हो जाता, पर अभी उसे किसी भी तरीके से इसे मारना होगा। यह बोलकर वो अपने वुल्फ को ऑर्डर देता है कि इस बीस्ट को जान से मार डालो। तो चूमो ये बोलने पर फॉक्सी सीक्रेट अटैक करना शुरू करो। वो एक जगह से एस्केप होकर दूसरी जगह पर अटैक करने के लिए आ जाती है। फॉक्सी को इतनी तेजी से उस वुल्फ के साथ खेलता देखकर वो बुली कहता है कि
ये हीलिंग वुल्फ बहुत ज्यादा खतरनाक है, जो कि खून का प्यासा है, तो इसके साथ मजाक करने की जरूरत नहीं है। यह बोलने के बाद वो वुल्फ को कहता है कि अपना किलिंग एनर्जी का यूज करो, और यह सुनने के बाद उसका वुल्फ किलिंग एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देता है। इस ब्लड 30 स्टेज पर पहुंचने के बाद इस वुल्फ की स्पीड पहले से ज्यादा 2 गुना बढ़ जाती है। चूमो को पता लग गया था कि अब वो मुसीबत में पड़ने वाला है, इसलिए वो फॉक्सी को उसे वुल्फ के अटैक से बचने के लिए मून शैडो को यूज करने के लिए कह रहा था, जहां वो शैडो टेक्निक का यूज करते हुए उसके अटैक को डॉज कर चुकी थी। अब तो वो वुल्फ अपने मालिक के ऑर्डर पर उसका पीछा करने लगता है, वो भी काफी तेजी से। अब उससे पहले कि वो वुल्फ कोई भी खतरनाक अटैक कर पाता, चूमो के कहने पर फॉक्सी पेड़ के ऊपर चढ़ गई थी, और यह देखने के बाद वो बुली कहता है कि बचा लो, उसे कितनी देर तक बचा सकते हो। फॉक्स उस बुली की बातों से गुस्सा होते हुए उस वुल्फ पर जैसे ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, वो हीलिंग वुल्फ उसे अटैक करते हुए काफी दूर फेंक देता है। फॉक्स की ऐसी हालत देखने के बाद यहाँ चूमो अपना वेपन निकालकर उस वुल्फ को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर जहाँ उसका हाथ उस वुल्फ के जबड़े में फंसा लिया था, बुली तो खुश होने लगता है कि अब उसका यह हीलिंग वुल्फ चूमो को मार डालेगा। पर तभी बादल हट जाते हैं और मून की सीधी रोशनी हमारी फॉक्सी पर पड़ने लगती है, जिससे उसकी 2 गुना पावर इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि मून लाइट पड़ने पर मून लाइट फॉक्स अपनी एनर्जी को इंक्रीज कर सकती है। फॉक्सी अब तक अपना चोट को हील कर चुकी थी, तो यह देखने के बाद चूमो फॉक्स को अपने चार्म को यूज करने को कह रहा था, जिसका यूज करने की वजह से तो वो वुल्फ थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और अब चूमो फॉक्स को मूनलाइट ब्लेड का यूज करने को कहता है, जिसके लिए वो तेजी से दौड़ते हुए आगे आकर जोरदार स्लैशेस लगाती है। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस बुली का वुल्फ वहीं गिर जाता है, और दोनों की सोल कनेक्ट होने की वजह से ये पेन उस बुली को भी फील हो रहा था। तभी अचानक से उस बुली की बॉडी में से ग्रीन डीमन बाहर आ जाता है। यह व्हाइट आई डीमन की ही एक तरीके से की प्रजाति होती है, पर उससे कमजोर। अब उस बुली के सोल पपेट के मरने के बाद उसकी सोल काफी ज्यादा वीक पड़ गई थी, जिसकी वजह से ये डीमन उसे मार डालता है। इसकी ऐसी हालत देखने के बाद यहाँ चूमो सोच रहा था कि उसे भी जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग होना होगा, वरना एक दिन उसकी भी हालत ऐसी ही हो जाएगी। तभी चूमो नोटिस करता है कि उस मरे हुए वुल्फ के अंदर से उसे एक येलो कलर सोल क्रिस्टल मिला है। अब ये भी इस 9th लेवल पे था, इसलिए इसका सोल क्रिस्टल भी काफी ज्यादा पावरफुल था। ये क्रिस्टल मिलने के बाद तो वो फॉक्स के साथ वहां से वापस जाने लगता है कि तभी उसकी बॉडी में वो व्हाइट आई डीमन कंट्रोल करने वाला था, जिसकी वजह से चूमो को एक्सट्रीम पेन फील होने लगता है, और उसका सोल रिलीज होने की वजह से फॉक्स अपने छोटे फॉर्म में आ जाती है, और चूमो काफी बुरी तरीके से तड़पने लगता है, और उसे उसकी बॉडी से निकलता देखकर ये दोनों छोटे छोटे बीस्ट बहुत ज्यादा डर जाते हैं। पर उस व्हाइट आई डीमन को तो सोल पावर चाहिए थी, और कुछ दिन प्रैक्टिस करने की वजह से टेंगली के पास काफी अच्छी खासी सोल पावर थी, जिसका 80% ये व्हाइट आई डीमन कंज्यूम करके वापस उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। अब तक वो दोनों पेट्स काफी ज्यादा डर गए थे, जिसे शांत करते हुए टेंगली कहता है कि उसके पास अभी भी 20% सोल पावर बची है, पर आगे ये डीमन उसे न मार डाले, इसलिए उसे कंटिन्यू करना होगा, खुद की स्ट्रेंथ इंक्रीज करना। फिर वो फॉक्स की चोट पर मरहम लगाने लगता है, क्योंकि कुछ ही दिनों में वो कंपटीशन स्टार्ट होने वाला था, पर उसे इस बात की चिंता होने लगती है कि पता नहीं तब तक फॉक्स रिकवर कर भी पाएगी या नहीं। इसके बाद हमें एक सर्वेंट को दिखाया जाता है, जो कि मास्टर चाओ के पास गया था, यह बताने के लिए कि जंगल में उसे बुली पर्सन का पेट मिला है, जो कि मरा पड़ा है। इसका मतलब यही है कि उसे किसी ने मार डाला। मास्टर चाओ इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते, और वो उससे पूछ रहे थे कि यह काम किसका हो सकता है। उस सर्वेंट के यह बताने पर कि जंगल में आधी रात को सिर्फ टेंगली बाहर आया था, तो वो एल्डर यकीन नहीं करते कि वो इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। इसलिए वो सर्वेंट को ये बोलकर भगा देता है कि सभी स्टूडेंट को इकट्ठा करो, क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट ढूंढना है, इसके लिए उसे रिवॉर्ड मिल सके। वो इसी बारे में सोचकर काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। सारे स्टूडेंट ग्राउंड में इकट्ठा हो चुके थे, और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मास्टर चाओ ने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया है। तभी वहाँ मास्टर चाओ अपीयर होते हैं, और वो सभी स्टूडेंट को बता रहे थे कि वो बुली लड़का उसे किसी ने आधी रात को जंगल में बुलाकर मार डाला है।
उस बुली लड़की के मरने की बात सुनने के बाद स्टूडेंट आपस में बात करते हुए फुसफुसाने लगते हैं कि वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल था ना, और तो और उसके पास एक 9th लेवल का हीलिंग वुल्फ बीस्ट भी था। तभी टेंगली की रूममेट भी अचानक ये नोटिस करती है कि उसका रूममेट कल रात को काफी देर से आया था वापस, वो भी बहुत ज्यादा इंजर्ड होकर। यहाँ मास्टर चाओ अनाउंसमेंट करते हैं कि इस घटना की वजह से अब जो टेस्ट कुछ दिनों बाद होने वाला था वो अब कल होगा। बैटल की बात सुनने के बाद टेंगली काफी ज्यादा परेशान हो गया था क्योंकि फॉक्स अभी भी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई थी। रात में टेंगली को ऐसा लग रहा था कि जैसे उस पर कोई हमला करने वाला है, पर ये तो उसकी रूममेट थी जो कि उससे बुक वापस लेने आती है। अचानक से इस तरीके से डरने की वजह से उसकी रूममेट कह रही थी कि तुम काफी ज्यादा डरावने हो, पर टेंगली कह रहा था कि यहाँ मौजूद हर एक इंसान काफी ज्यादा डरावना है। इसके रूममेट को पता था कि उसने लास्ट नाइट को किसे मारा है, तो वो कहती है कि वह तुम्हारा असली कॉम्पिटिटर नहीं था बल्कि उससे भी स्ट्रॉन्ग 2 और स्टूडेंट मौजूद है। पर चुमो उसे यह कहकर चुप कराते हुए सोने को कहता है कि कल हमें जल्दी उठना है। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी स्टूडेंट बैटल के लिए इकट्ठा हो गए थे और उन्हें मॉनिटर करने के लिए मास्टर चाओ और वो सर्वेंट जाकर ड्रम बजाते हुए अनाउंसमेंट करते हैं कि यह फाइट डुअल होने वाली है, मतलब 2-2 का पेयर बनाया गया है और एक दूसरे को मारने के बाद ही दूसरा वाला जीत पाएगा। टोटल 4 स्टूडेंट फाइट करने वाले हैं और उनमें से 2 बचेंगे, उनको भी आपस में फाइट होगी और फिर लास्ट वाले सरवाइव करेंगे। एक ही दिन में 2 फाइट की बात सुनने के बाद टेंगली काफी ज्यादा परेशान होने लगता है क्योंकि फॉक्स ने अभी सिर्फ 50% ही रिकवर किया था और ऐसे हालत में वो एक साथ 2 फाइट में कंटिन्यू कैसे करेगी। मास्टर चाओ इस खूनी खेल के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे थे, तो यह देखने के बाद एक स्टूडेंट वहां से भागना शुरू कर देता है, तो उसे मारने के लिए मास्टर चाओ अपने वुल्फ को समन करके उसके पीछे दौड़ा रहे थे। यह वुल्फ काफी ज्यादा खतरनाक था, जिसके खतरनाक अटैक करने की वजह से और जबरदस्त रोर करने की वजह से काफी सारे स्टूडेंट डर जाते हैं। ये देखकर मास्टर चाओ हंस रहे थे और टेंगली काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। हमें केकिंग नाम के एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो अपने खंजर से वहां पर मौजूद एक लिजर्ड को मारते हुए कह रहा था कि यह मरने का बहुत अच्छा तरीका है। सभी को उसकी ये हरकत काफी ज्यादा खराब लग रही थी। वो वुल्फ अपने मास्टर के पास वापस चला जाता है, जिससे मास्टर चाओ सभी से कह रहे थे कि अगर कोई भी बच के यहाँ से जाने की कोशिश करेगा तो उसकी हालत ऐसी ही होगी। उस बंदे की फाइट केकिंग से होने वाली थी, तो अब केकिंग जीत जाता है, जिस पर उसको तो काफी अफसोस हो रहा था कि कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी उस बंदे ने मिस कर दी। उसे मेरे हाथों से मरना काफी अच्छा मौका मिल रहा था। इधर सभी स्टूडेंट का फर्स्ट बैटल हो रहा था, जहां वो अपने अपोनेंट को मारकर सर्वाइवर टेस्ट क्लियर कर रहे थे। जिस भी स्टूडेंट का सोल पेट मर जा रहा था उसकी बॉडी को ले जाकर स्टोर कर दिया जाता है ताकि उन्हें खूंखार जानवरों को खिलाया जा सके। अब वो सर्वेंट अनाउंसमेंट करता है हमारे टेंगली फाइट के लिए जाते हुए। टेंगली अपने रूममेट से कह रहा था कि ध्यान रखना, अपनी एनर्जी को ज्यादा वेस्ट मत करना क्योंकि हमें 2 फाइट लड़ने हैं। इधर टेंगली की अपोनेंट एक फीमेल थी जो कि उसको देखने के बाद कहती है कि मैं तुम्हारी बॉडी को जानवरों के लिए छोड़ दूंगी और तुम्हारे इस छोटे सी फॉक्स के फूलों का हेड बना लूंगी। उसने अपने हाथों में एक प्लांट छुपा रखा था और उसके बारे में टेंगली को पता लग जाता है। वो लड़की दिखा तो ऐसे रही थी कि जैसे कि वो अपना सोल पेट समन करने की कोशिश कर रही है, पर फिर वो अचानक से पॉइजनियस प्लांट का यूज करते हुए टेंगली पर अटैक करने ही वाली थी कि वो अपने खंजर से उसके हाथ को कट कर देता है, जिसकी वजह से उस पॉइजनियस प्लांट का असर उसी की बॉडी पर होने लगता है और वो वहीं गिर जाती है। यह देखने के बाद स्टूडेंट भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिर टेंगली को पता कैसे लगा कि इस लड़की के हाथ में यह प्लांट मौजूद है। उसने सबके देखने से पहले ही इस अटैक को अच्छे से भांप लिया था। चुमो की इस हरकत की वजह से सभी की नजरों में वो आ जाता है और यहाँ मास्टर चाओ सर्वेंट के कान में कुछ फुसफुसाते हैं, जिसके बाद उसका सर्वेंट लिस्ट के पास जाकर छेड़छानी कर देता है, जिसकी वजह से अब किकिंग की फाइट किसी और से होने वाली थी। अब उसका फाइट अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि टेंगली होने वाला था। अब जिन स्टूडेंट ने अपने फर्स्ट राउंड को क्लियर कर लिया था, अब सेकंड राउंड में आपस में एक दूसरे के साथ फाइट होने वाली थी, जहां वो फिर से एक दूसरे को मौत के घाट उतार कर सर्वाइवर टेस्ट को कंप्लीट कर रहे थे। एक एक करके स्टूडेंट कम होते रहते हैं और अब एक लास्ट फाइट बची थी जो कि
हमारे टेंगली और केकिंग के बीच होने वाली थी, जिसे स्टार्ट करते हुए मास्टर चाओ कहते हैं कि देखता हूँ कि अब यह लास्ट प्लेस के लिए कौन जीतता है। उन्हें तो लग रहा था कि टेंगली को आसानी से यह लड़का हरा देगा। इधर केकिंग टेंगली को अपने सामने देखने के बाद कह रहा था कि तुम्हारा वो फॉक्स पेट मेरे सामने ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे पास एक केल स्नेक है। इसका स्केलर काफी ज्यादा पॉइजनियस था, जिसे समन करने के बाद वो अपने एक खतरनाक एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देता है। और वही दूसरी तरफ टेंगली फॉक्स को बाहर निकालने के बाद वो काफी गुस्से में लग रही थी। वो तेजी से उस स्केल स्नेक की तरफ आगे बढ़ते हुए उसकी बॉडी पे एक स्लैश लगाने वाली थी, पर उसकी चमड़ी मोटी होने की वजह से उसपे एक छोटा सा ही क्रैच लगता है। पर वहीं दूसरी तरफ वो स्नेक अपने काइल टेक्निक का यूज करते हुए फॉक्स को चारों तरफ से घेरने लगा था। तो यह देखकर टेंगली उसे ऑर्डर देता है कि उससे दूर आ जाओ। मास्टर की बात मानते हुए फॉक्स ऐसा ही करती है, और यहाँ स्नेक अपने वेनम का यूज करते हुए तेजी से अटैक कर रहा था। उसका वेनम काफी ज्यादा पावरफुल था, इतना कि फॉक्स के टेल पर लगने की वजह से वो थोड़ा सा जल जाता है। यह देखने के बाद तो टेंगली भी काफी ज्यादा परेशान हो गया था, इसलिए वो अपने नाइफ से एक अटैक करने वाला था। पर इससे पहले कि यह अटैक केकिंग को लग पाता, उसका वो स्केल स्नेक आकर उसे चारों तरफ से घेर लेता है। तो मौका पाकर फॉक्स काफी तेजी से उसके ऊपर स्लैशेस लगाना शुरू कर देती है, पर ये मून ब्लेड भी उसके ऊपर ज्यादा काम नहीं करते। और फॉक्स के हिल ना होने की वजह से उसकी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं बची थी, उसके पाँव भी कांपने लगते हैं। और यह नजारा दूर से स्टूडेंट देखते हुए कह रहे थे कि लगता है तुम्हारा रूममेट मरने वाला है। टेंगली की रूममेट उसे सपोर्ट करते हुए कहती है कि फॉक्स अभी तक रिकवर नहीं हुई है, इस वजह से उसकी कॉम्पेबिलिटी कम हो गई है। तो उस दूसरी स्टूडेंट का कहना था कि इस हालत में तो वो और भी तेजी से मर जाएगा। इस लड़की को यह पता था कि टेंगली की यह रूममेट उसके प्यार में गिर गई है, इस वजह से वो उसे और भी ज्यादा छेड़ रही थी। इधर केकिंग अपने स्नेक को आगे भेजते हुए कह रहा था कि तुम्हारी उस छोटी सी फॉक्स का अटैक मेरे स्नेक के डिफेंड को कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मेरा यह स्नेक तुम्हारी फॉक्स को एक बार में निगल जरूर सकता है। और यह बोलने के बाद वो एक क्लिक इविल बाय टेक्निक का यूज कर रहा था, जिसकी वजह से उसके स्नेक का और काफी ज्यादा मर्डरर ऑरा हो जाता है। यह देखने के बाद टेंगली के साथ साथ और भी ज्यादा काफी सारे स्टूडेंट बुरी तरीके से डर रहे थे कि अब उस मूनलाइट फॉक्स का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यह स्नेक पहले तो उसे काटेगा और उसकी बॉडी में अपना पॉइजन को घुसाएगा। पर यहाँ टेंगली फॉक्स से पूछता है कि क्या तुम रेडी हो, और उसके हाँ बोलने पर वो मूनलाइट शैडो टेक्निक का यूज कर रहा था, जिसकी वजह से फॉक्स के 2 क्लोन बन जाते हैं। सभी लोग यह देखकर हैरान थे कि अब ये क्या कर रहा है, कि तभी फॉक्स तेजी से आगे बढ़ते हुए खुद ही उस स्नेक के अंदर चली जाती है। केकिंग तो ये देखकर हंसते हुए कह रहा था कि कितना अच्छा तरीका सोचा है मरने का। सभी को लग रहा था कि केकिंग ये फाइट जीत चुका है, पर तभी अचानक उसका स्नेक तड़पने लगता है। सभी को पता लग जाता है कि फॉक्स अपनी मूनलाइट ब्लेड का यूज कर रही है, और उसका यह हिडन टेक्निक था मूनलाइट शैडो ब्लेड, जिसका यूज करने की वजह से वो उस स्नेक के तड़ उड़ाते हुए बाहर आ गई थी, और वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में थी। फॉक्स को इस कंडीशन में देखने के बाद सभी काफी ज्यादा चौंकते हुए कह रहे थे कि ये पक्का 9th लेवल पर होगी। और मास्टर चाओ भी काफी गुस्सा होते हुए कह रहे थे कि यह लड़का इतना ज्यादा चालाक है कि उसने यह बात मुझसे भी छुपाई। केकिंग हार चुका था क्योंकि उसका सोलमेट मर गया था, इसलिए उसे 2 स्टूडेंट लेने आते हैं, पर तभी उसके हाथ में एक नाइफ लग गया था। फॉक्स तो टेंगली को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आ जाती है, पर यह बंदा टेंगली को नहीं बल्कि खुद को मारने वाला था, ये कहते हुए कि मैं एक आसान तरीका चुनूंगा मरने का। इसलिए वो अपना गला काटते हुए वहीं पर अपना जान दे देता है। अब तक टेंगली ने फॉक्स को अपने अंदर ले लिया था, और यह देखने के बाद मास्टर चाओ काफी गुस्सा होते हैं कि मैं इस लड़के को जिंदा नहीं रहने दे सकता। इसके बाद वह गुस्से में अपने हाथों की एनर्जी रिलीज करते हुए मेंटल डिप्रेशन पावर का यूज कर रहे थे। इस टेक्निक की वजह से टेंगली की स्पिरिचुअल सोल को काफी ज्यादा पेन होने लगता है। अब अपने मास्टर को इतनी बुरी तरीके से तड़पना देखकर फॉक्स बाहर आने के लिए छटपटाने लगती है। टेंगली की रूममेट मास्टर चाओ से पूछ रही थी कि वो तो जीत गया है ना, फिर आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। पर वो किसी की बातों पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन्हें तो टेंगली को जान से मारना था, इसलिए उसे मेंटली काफी ज्यादा वीक करने के बाद वो अपने बीच के साथ उसके सामने आ जाते हैं। वहाँ वो टेंगली से यह कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे अपनी पावर को छुपाने की।
अपने मास्टर को खतरे में देखने के बाद फॉक्स काफी बुरी तरीके से तड़प रही थी कि वो किसी तरीके से बाहर आ जाए, पर टेंगली उसे बाहर नहीं बुला था क्योंकि वो जानता था कि उसकी जान भी खतरे में हो जाएगी। अब तक मास्टर चाओ को लग रहा था कि जाओ को मारने वाला शायद कोई और होगा, लेकिन अब टेंगली की पावर को देखने के बाद वो समझ जाते हैं कि उसे इसी ने मारा होगा। मास्टर चाओ की यह बात सुनने के बाद स्टूडेंट भी काफी ज्यादा शौक रह गए थे। काफी देर तक उस मेंटल टॉर्चर के बाद जब वो उस पर सेकंड अटैक करते हैं तो यह अटैक टेंगली ज्यादा हैंडल नहीं कर पाता और वो सेंसलेस हो गया था। यहाँ मास्टर चाओ अपने वुल्फ को कहते हैं कि आज ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। इससे पहले कि उसका यह डाई वुल्फ उसे मार पाता तभी अचानक से आसमान से एक अनाउंसमेंट होती है और यह और कोई नहीं बल्कि उसी के ग्रेट एल्डर शिया थे, जो कि मास्टर चाओ से कहते हैं कि मुझे मेरा व्हाइट डीमन चाहिए था वापस, लेकिन यह होस्ट काफी ज्यादा क्वालिफाइड है, इसलिए मेरे व्हाइट आई डीमन को इस होस्ट की बॉडी में कुछ और दिन रहने दो ताकि वो और ज्यादा पावरफुल हो सके। तो एल्डर शिया की बातें सुनने के बाद मास्टर चाओ को ना चाहते हुए भी टेंगली को छोड़ना पड़ता है, जो कि यह कहते हुए चले जाते हैं कि इसका रूममेट इसे वापस इसके रूम में ले जाए। अब हमें शाम के टाइम में उन दोनों को क्लिप के ऊपर दिखाया जाता है, जहां टेंगली फॉक्स से कह रहा था कि मैं चाहता हूं कि हम दोनों स्ट्रॉन्ग होकर जल्द से जल्द इस आइसलैंड से बाहर निकलें। टेंगली को पता था कि फॉक्स आज की इस घटना से काफी ज्यादा गुस्सा होगी मास्टर चाओ से, तो वो कहता है कि वो जल्दी से जल्द बदला लेगा और आज जो उसे देखना पड़ा है वो उसे दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। तभी वह नोटिस करता है कि अचानक फॉक्स ग्लो कर रही है। असल में मून की रोशनी में फॉक्स को पावर मिल रही थी और अब वो ब्रेक थ्रू करने वाली है। तो ब्रेक थ्रू में हेल्प करने के लिए टेंगली उसे सोल क्रिस्टल देता है जिसमें फायर एट्रीब्यूट मौजूद था। तो वो उसे रिफाइन करते हुए उसकी सारी एनर्जी फॉक्स के बॉडी में ट्रांसफर करने लगता है, जिसकी वजह से उसके कॉम्बैट स्किल भी काफी ज्यादा एनहेंस होने वाली थी। धीरे धीरे उसके पंजों का साइज बढ़ने लगता है, उसकी बॉडी में स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही थी, साथ ही उसके पास जो चार्म एबिलिटी है वो भी शार्प हो जाती है। जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होता है फॉक्स छोटा फॉर्म में आकर टेंगली के पास आ जाती है, जिससे वह काफी खुश हो रहा था कि अब दोनों और ज्यादा पावरफुल हो गए। नेक्स्ट सीन में हमें मास्टर चाओ को दिखाया जाता है, जो यह सोच रहा था कि ग्रेट एल्डर शिया के बीच में बोलने की वजह से अब तो टेंगली को कुछ नहीं कर सकता, पर तभी उसे यंग फैमिली का एक एनवेलप नजर आता है और उसका सर्वेंट आकर उसे एक इम्पोर्टेंट न्यूज देता है, जिसे सुनने के बाद वो काफी खुश लग रहा था क्योंकि शायद अब वो टेंगली के साथ कुछ बुरा कर सकता है। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि फॉक्सी की ब्रेक थ्रू के बाद फॉक्सी पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी और टेंगली उसे समन करते हुए उसके साथ काफी ज्यादा खुश हो रहा था, जहां वो उसे कहता है कि तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगी आगे चल के, अभी एसेंस काफी अच्छे से यूज किया। टेंगली यहाँ पर फॉक्सी को कहता है कि क्या तुम मुझे अपनी पावर को यूज करके दिखा सकती हो कि ये कितना ज्यादा इफेक्टिव है। तो फॉक्सी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आकर एक पेड़ पर अटैक कर दिया, जो कि सच में काफी ज्यादा पावरफुल था कि वो पेड़ तो आधा उखड़ के कहीं दूर जाकर गिरता है और उसके बाद तो वो एक पावरफुल किक करके उस बचे कुचे पेड़ को भी उखाड़ के फेंक देती है। टेंगली फॉक्सी के इस न्यू अटैक को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। तभी वहाँ पर कुछ अजनबी लोग आ गए थे, वो भी एक बड़ा सा बक्सा उठाते हुए। फॉक्सी तो उन लोगों को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी, वो तो अपने मालिक को बचाने के लिए प्रोटेक्शन मोड में आ गई थी। और वहीं उस ग्रुप का लीडर फॉक्सी के छोटे साइज को देखकर हंसने लगता है कि ये कितना ही ज्यादा पावरफुल होगी। पहले तो ये लोग टेंगली को काफी गौर से देखने लगते हैं, शायद वो उसे पीटने का प्लान कर रहे थे। और वहीं टेंगली भी समझ जाता है कि इन लोगों से उलझना काफी ज्यादा खतरे भरा हो सकता है, तो उसे अभी पीछे हटना होगा, क्योंकि उसे नहीं पता कि इनके पीछे और कितने पावरफुल लोग उसकी खोज में यहाँ तक आ जाए। इसलिए वो सोचता है कि जब तक ये लोग दखल नहीं करेंगे तब तक वो कुछ नहीं करेगा। पर ये लोग भी यह सोचकर वहाँ से जाने लगते हैं कि इस लड़के के पास उन्हें क्या ही मिलेगा, शक्ल से ही भिखारी लगता है। इसलिए वो सभी के सभी टेंगली का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से आगे बढ़ने लगे और टेंगली भी फॉक्सी को आगे चलने को कहता है, उसके लिए एक पावरफुल ओपोनेंट ढूंढने के लिए, ताकि वो प्रैक्टिस करके थोड़ी और पावरफुल हो जाए। हमें अर्ली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग रुके हुए थे। आइसलैंड पर उनके काफी सारे स्टूडेंट घायल पड़े थे। जब टेंगली वहाँ पर पहुँचता है तो उन लोगों की ऐसी हालत देखने के बाद वो काफी ज्यादा सरप्राइज था। वो तो पूछता है कि इन्हें क्या हुआ। उनमें से एक स्टूडेंट आगे आकर कह रहा था कि ब्रदर, आप सही टाइम पे आए हैं,
आपसे पूछना था कि जहाँ पर आप प्रैक्टिस कर रहे थे क्या वहाँ आपने कुछ अजनबी लोगों को देखा। टेंगली झूठ कह देता है कि मैं तो फॉक्सी के साथ फाइट कर रहा था तो मेरा ध्यान नहीं गया। पर ये लोग बताते हैं कि लास्ट नाइट को जंगल में काफी सारे हर्ब्स कलेक्ट करने गए थे और उन्होंने बहुत अलग अलग सी चीजें कलेक्ट कर ली थी। पर तभी लुटेरे का झुंड उनके पास आया और उन्हें 2 स्टूडेंट को घायल करके उसने पास मौजूद सारा सामान उनसे छीन के लेके चले गए। इन लोगों को सुबह पता चला जब इनके ग्रुप के 2 लोग गायब थे और यहाँ आने के बाद उन्हें पता लगा कि दोनों कितने बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए हैं। वैसे मैं बता दूं ये लोग एक कंपटीशन के लिए एक दूसरे आइसलैंड में आए हैं और वहाँ के एक ग्रुप ने ही इन पर अटैक किया था। उस ग्रुप का लीडर का नाम है बॉस जाओ, जिसके बारे में सुनने के बाद इनके ग्रुप का लीडर फेंगू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि हमें उन लोगों को सबक सिखाना ही होगा। इसके लिए तो वो लोग टेंगली को भी पार्टिसिपेट करने को कह रहे थे, पर टेंगली कहता है कि उसे आराम करने की जरूरत है वरना वो कंपटीशन में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ये बोलकर वो चला जाता है। अब न चाहते हुए भी उन लोगों को शांत बैठना ही पड़ता है। इसके बाद हमें बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे लोग 2 टीम की फाइट को देखने के लिए प्रेजेंट थे। यहाँ पर एक एल्डर खड़े होते हुए कह रहे थे कि 2 टीम यानी कि किंग 1 पैलेस और D1 पैलेस। D1 पैलेस के ग्रुप के लीडर का नाम जाओ फेंग है, यानी वही बुली लड़का, और जनरल है गोमेंग। उसकी टीम के सभी लोग फाइट करने के लिए आने वाले हैं और उनकी फाइट होने वाली है। फेंग की टीम जो कि अंडर में आती है जनरल चाओ की, दोनों ही टीम वहां पर प्रेजेंट हो गई थी। बंगई की टीम तो काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी। उनका ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि जाओ फेंग है, जिन्होंने लास्ट नाइट को उनके 2 स्टूडेंट को घायल कर दिया था। वही जाओ फेंग अपनी टीम के साथ इन लोगों का मजाक उड़ा रहा था कि ये लोग अपने छोटे छोटे पैर से हमारे साथ कैसे फाइट करेंगे। हमारे बीच तो ऐसे छोटे छोटे पैर को पाँव के नीचे ही कुचल कर जान से मार देंगे। और फिर बैटल के रूल समझाए जाते हैं कि सामने वाले ओपोनेंट को अपने ओपोनेंट के सोल बीस्ट को मार देना है, तभी ये फाइट रुकेगी। और ये फाइट ग्रुप के बीच में होने वाली है, ना कि इंडिविजुअल। अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने के बाद बैटल स्टार्ट हो गया है। वो सभी अपने अपने सोल बीस्ट के समन कर लेते हैं। जहाँ फेंग की यानी कि टेंगली की टीम के पास काफी छोटे छोटे बीस्ट थे और वहीं जाओ फेंग की टीम के पास काफी बड़े बड़े और स्केल बीस्ट मौजूद थे। अब जैसे ही दोनों टीम के बीस्ट आपस के टकराते हैं तो देखने को मिलता है कि जाओ फेंग के ग्रुप के बीस्ट काफी ज्यादा भारी पड़ रहे थे, क्योंकि वो एक ही अटैक में इनके सभी बीस्ट को घायल कर चुके थे। अपने सोल बीस्ट की ऐसी हालत देखने के बाद वो सभी काफी ज्यादा शॉक होने लगते हैं। जनरल चो भी ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे। तो जनरल गोमेंग उन्हें छेड़ते हुए कह रहा था कि लगता है आपने अपने स्टूडेंट को अच्छे से ट्रेन नहीं किया, इसलिए थोड़े से कमजोर लग रहे हैं। जनरल चाओ का तो बाकी दोनों जनरल के हाथों मजाक उड़ रहा था। अपना इतना मजाक बनता देखकर तो वो सामने वाले पर्सन को चुप करा देते हैं। अपनी टीम की इतनी बुरी हालत देखने के बाद टेंगली फेंग जो कि इस टीम का लीडर था उससे कहता है कि टीम को अब वो लीड करेगा। तो अपनी टीम का इतनी बुरी तरीके से हाल देखने के बाद फेंग मान गया था यह करने के लिए टेंगली फॉक्सी के साथ टीम को लीड करने लगता है। और ये देखने के बाद जनरल चाओ एक दूसरे जनरल से पूछते हैं कि क्या हम रूल में थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर मास्टर लेन हमारे मास्टर चाओ से कहते हैं कि रिलैक्स, इतना छोटा सा चेंज कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो वो भी रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ फॉक्सी को दिखाया जाता है जो कि अपने शैडो मून का यूज करते हुए काफी तेजी से उन बड़े बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर रही थी। इसकी वजह से वो बीस्ट थोड़ी देर के लिए लड़खड़ा कर नीचे गिर गया था। तो उसका मास्टर यानी कि जम्फे कहता है कि इस छोटे से कीड़े पर नजर दौड़ाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने बड़े ओपोनेंट को हराओ। यह मानते हुए बाकी सारे बीच पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। यहाँ एक एक करके उनके काफी सारे स्टूडेंट को बुरी तरीके से घायल कर दिया था। फेंग यह देखने के बाद कि एक एक करके उनके टीम के सभी बच्चों के सोल भी घायल हो रहे हैं और वो उन्हें हील करने के लिए कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो वो ये देखकर परेशान हो जाता है क्योंकि अब उसकी टीम में मेंबर्स कम हो रहे थे। दूसरी तरफ इधर हमारी छोटी फॉक्सी ने सबके नाक में दम कर दिया था। वो सभी बीस्ट पर अपने मूनलाइट ब्लेड से अटैक करना शुरू कर देती है। वैसे तो यहाँ फॉक्सी का मेन टारगेट जाओ फेंग का वो बीस्ट था, इसलिए उस पर अटैक करते हुए देखकर जाओ फेंग अपनी टीम की एक दूसरी लड़की को कहता है कि इस छोटे से कीड़े को दूर लेकर जाओ।
उससे यह सुनने के बाद लियांग नाम की वो लड़की अपने कैट बीस्ट को बुलाकर फॉक्सी के पीछे लगा देती है। अब तक जाओ फेंग का बीस्ट टेंगली के टीम के आधे से ज्यादा स्टूडेंट को घायल कर चुका था। अपनी टीम का इतने बुरी तरीके से हार देखने के बाद चाओ का खून तो वैसे ही बोल रहा था, पर वहीं जनरल मेंग उसे गुस्से में जले में नमक का काम कर रहा था कि मेरी टीम ने तो आपकी टीम की इतनी बुरी हालत कर दी है कि वो तो फर्स्ट राउंड में ही हार जाएगी। अपने गुस्से को शांत करते हुए एक फ्लिक्स देने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे थे, तो टेंगली पे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि फिलहाल टीम को वही लीड कर रहा है। वो तो कहता है कि अगर तुम इस फाइट में बच गया तो तुझे मैं जान से मार दूंगा। यहाँ फेंग चुपचाप खड़े नहीं रह सकता था, इसलिए वो टेंगली की रूममेट को बोलता है कि वो अपने बीच से उसे ट्रैप करने की कोशिश करे। वो लड़की ऐसा ही करती है, अपने प्लांट मास्टर का यूज करते हुए उसके टेंटिकल से इस बीस्ट को ट्रैप करने की कोशिश कर रही थी। जाओ फेंग का बीस्ट पूरी तरीके से उस टेंटिकल से घिर गया था, जिससे वो अपने बीस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाता। और वहीं फॉक्सी को तेजी से आगे बढ़ता देखकर वो अपने दूसरे पर्सन को बोलता है कि जाकर फॉक्सी का रास्ता ब्लॉक करो। और फॉक्सी काफी तेजी से उससे अटैक को डॉज करते हुए उस कैट को मार डालती है, जिससे उसका अटैक उसके ओनर को भी हिट करता है और वो काफी बुरी तरीके से घायल हो गई थी। ये देखकर जाओ फेंग समझ जाता है कि फॉक्सी कितनी तेज है, क्योंकि अब तक वो किसी और बीस्ट के पास पहुंच गई थी और उसने मूनलाइट फ्लैशेस उस बीस्ट को मारकर काम तमाम कर रही है। देखने के बाद तो चीफ एल्डर जो कि उस बैटल को होल्ड कर रहे थे, वो काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं कि छोटी फॉक्स तो कितना ज्यादा कमाल की है, आखिर इसका ओनर कौन है। और वो फिर जनरल चाओ की काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं कि तुमने तो इस बंदे को काफी अच्छे से ट्रेन किया है। जनरल चाओ को तो काफी प्राउड फील होने लगता है और वहीं जनरल मेंग काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। फॉक्सी ने अब तक जाओ फेंग की टीम के काफी सारे स्टूडेंट के नाक में दम कर दिया था और ये देखने के बाद वो अपने टीममेट पर गुस्सा करने लगता है कि सही से संभालो उन्हें। तो उनका एक टीममेट अपने घोस्ट पेट को उनकी तरफ भेज देता है, जो कि उन टेंटिकल वाले बीस्ट पर अटैक कर चुका था, जिसकी वजह से जाओ फेंग के बीस्ट के ऊपर से वो टेंटिकल हट गए थे और अब वो आजाद हो जाता है। अब ये बंदा अपने बीस्ट को लेकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था और वो कहता है कि अब तुम देखो यूजलेस फॉक्स, मैं कैसे तुम्हें मारता हूँ। फॉक्सी नजर घुमाकर देखती है तो उसे पता लगता है कि यहाँ जाओ फेंग अपने बीस्ट को आजाद करा चुका है और वहीं दूसरी तरफ मोया अपने बीस्ट के साथ उस नो आर्म बीस्ट के साथ फाइट कर रही है। तो वो सोचता है कि अब इस जाओ फेंग के बीस्ट को संभालते हैं, इसलिए वो अपने मूनलाइट शैडो टेक्निक का यूज करते हुए अपने 2 क्लोन्स बना लेता है और फिर काफी तेजी से दौड़ते हुए जाओ फेंग के बीस्ट के आगे खड़े होकर उस पर एक शम्प अटैक करता है। पहले तो जाफेंग के बीस्ट को कुछ नहीं होता, इसलिए तो एक जोर रोर कर रहा था, पर फिर अब फॉक्सी अपने 4 पंजों को निकालकर अटैक करती है। पहले हमें लगता है कि कुछ नहीं हुआ और जाओफेंग को भी ऐसा ही लग रहा था, इसलिए वो टेंगली से कहता है कि जाकर अपने फॉक्स के पंजों को चेक करो, कहीं वो उखड़ तो नहीं गए। पर टेंगली हंसते हुए कहता है कि अभी वेट करो, पता लग जाएगा कि किसे क्या हुआ है। और फिर सच में पता लगता है कि जाओ फेंग के बीच के गले के पास हमारी फॉक्सी ने एक बड़ा सा फ्लैश लगा दिया, जिसमें से खून निकल रहा था और वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है। अब उसके लीडर के घायल होने के बाद काफी सारे बीस्ट पीछे हटना शुरू हो जाते हैं और इसी चीज का फायदा उठाकर टेंगली और उसकी टीम अपने बीस्ट के साथ उन्हें घायल कर रहे थे। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जाओ फेंग के बीस्ट के घायल होने के बाद उनकी टीम मेंबर अपने अपने बीस्ट से उसे ब्लॉक कर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ टेंगली अपने टीम के बीस्ट के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए उस पर टारगेट करने लगता है। जाओ फेंग के टीम के मेंबर एक एक करके पीछे हटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जाओ फेंग का बीस्ट घायल हो गया था तो उसे हील करने के लिए कल्टीवेशन जो करना था, पर टेंगली की टीम ऐसा होने नहीं देना चाहती थी, वरना सारा कंट्रोल उनके हाथ से चला जो जाता। इसलिए मोयान अपने प्लांट बीस्ट के साथ फिर से अपने टेंटिकल्स निकालकर जाओ फेंग की बीस्ट को पकड़ रही थी। एक बार फिर से अपने बीस्ट को ऐसे ट्रैप देखने के बाद यहाँ जाओ फेंग की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि अब तो वो बुरी तरीके से इंजर भी हो चुका है। तो यह देखने के बाद उनकी टीम का वो घोस्ट बीस्ट का ओनर अपने घोस्ट बीस्ट को हेल्प करने के लिए उसके टेंटिकल्स को तोड़ देता है। तो जाओ फेंग को मौका मिल गया था, इसलिए वो अपने बीस्ट को फॉर्मेशन बनाकर अपने कॉन्शियसनेस माइंड में ले जाकर कल्टीवेशन करने लगता है।
ताकि वो उसे हील करके फिर से कंपटीशन स्टार्ट कर सके। मोया को यह देखकर गुस्सा आ रहा था, पर फेंग उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि तुमने अच्छी कोशिश की थी। इसके बाद फेंग टेंगली से कहता है कि अब बैटलफील्ड तुम्हारे हवाले है, यहाँ पर एक एक मॉन्स्टर जो भी मौजूद है उन्हें गायब कर दो। तो वो अपने लीडर की बात मानते हुए फॉक्सी को तेजी के साथ आगे की तरफ भेज रहा था, उस घोस्ट बीस्ट को हराने के लिए, जो कि अपने टोर्नाडो से वहां पर मौजूद सभी बीस्ट को घायल कर रहा था। उसका टोर्नाडो अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था, जिसे करने के बाद वो कहता है कि हवा से ज्यादा खतरनाक कोई चीज हो सकती है क्या? पर तभी फॉक्सी उसके टोर्नाडो में एंटर हो जाती है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो रहे थे, पर फॉक्सी अपने स्नील मूनलाइट शार्प ब्लेड का यूज करते हुए उसे जमीन पर लाकर पटक देती है। अब उस बीस्ट को भी काफी बुरी तरीके से इंजर होने के बाद उसका ओनर भी कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। अब तक जाओ फेंग की पूरी टीम कल्टीवेशन करने बैठ चुकी थी, मतलब उन सभी के बीस्ट घायल हो चुके थे। तो फॉक्स एक जोरदार रोर करती है, जिसके बाद चीफ एल्डर अनाउंसमेंट करते हैं कि किंग वंग वैली के लोग जीत गए हैं। जाओ फेंग की टीम चुपचाप हार मान लेती है, और यहाँ फेंग थैंक्स बोल रहा था टेंगली को, क्योंकि अगर आज वो टीम को लीड न करता तो उसकी टीम पूरी तरीके से हार जाती। टेंगली को पता था कि तारीफ की हकदार तो उसकी छोटी फॉक्सी भी है, तो वो अपने हाथ में अपने लॉकेट को पकड़कर अपने फैमिली को याद करने लगता है। काफी देर से उन सभी की फाइट वांग नाम का एक स्टूडेंट देख रहा था, क्योंकि अब वो उनकी टीम के साथ फाइट करने वाला है उन लोगों के साथ। जहां जनरल मैंग अपने हार पर काफी ज्यादा गुस्से से पाव पटकते हुए वहां से निकल जाते हैं। पता लगता है कि मास्टर चाओ के बगल में जो जनरल बैठा है लू, वो बहुत ही काफी अच्छा दोस्त है, और अब उनकी फाइट उनकी टीम के साथ होने वाली है। जिन्हें पता है कि मास्टर चाओ टेंग ली से काफी ज्यादा नफरत करते हैं, और उन्होंने लेटर में उन्हें बताया भी था कि इस बच्चे की बॉडी में व्हाइट आई डीमन मौजूद है। तो वो कहते हैं कि वैसे तो यह लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अफसोस ये व्हाइट आई डीमन के हाथों से मारा जाएगा, क्योंकि ये कितने दिनों तक उसके सोल को सेटिस्फाइड कर सकता है। तो वो दोनों इस बात से खुश होने लगते हैं कि चलो इस बच्चे ने जीत तो दिला ही दी ना, और आगे यह कांटा खुद ब खुद। तब तक तो मास्टर चाओ का प्लान है कि इस लड़के को जितना यूज किया जा सकता है उसका यूज करो। सेकंड फाइट स्टार्ट होती है, जहां टेंगली और उसकी टीम अपने बीच को थोड़ा थोड़ा रेस्ट कराने के बाद फिर से बैटलफील्ड में उतर देते हैं, और उनके साथ जो फाइट करने वाला है उनकी टीम के लीडर का नाम वांग है, जिनका जनरल लू है। वो लोग अपने काफी खतरनाक बीस्ट को निकाल लेते हैं, जिनको देखने के बाद ऑडियंस इस बारे में बात कर रही थी कि सुबह तो इन लोगों ने जाओ फेंग को हराया, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन शाम को ये लोग वांग से हारने वाले हैं। ये तो बड़े अफसोस की बात है। कुछ स्टूडेंट तो आपस में बेट लगाते हैं कि क्या टेंगली इस टीम से जीत पाएगा या नहीं। वांग की टीम के बीच अरीना में आते हैं, उनके बीस्ट को पलक झपकते ही घायल कर चुके थे। उनका पावरफुल स्नेक तो एक ही अटैक में काफी बड़े पावरफुल बीस्ट को घायल कर देता है। यह देखने के बाद फेंग और उसकी टीम को यकीन नहीं होता कि क्या हुआ अभी, क्योंकि बैटलफील्ड में उतरे उन्हें 2 सेकंड भी नहीं हुआ और उनके 2 स्टूडेंट बुरी तरीके से घायल हो गए। यह सब देखने के बाद भी वो फिर से अपनी टीम को मोटिवेट करने लगता है एक अच्छे लीडर की तरह कि भूलो मत, हमने सुबह सुबह ही एक टीम को हराया है। तो उसके लीडर से मोटिवेट होते हुए फिर से उनकी टीम जोश में आ जाती है। दूसरी तरफ वांग टेंगली से कह रहा था कि हार मान लो, वरना तुम्हारी टीम को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ेगा। यहाँ वांग की टीम के बच्चे कह रहे थे कि हमने अभी तक थोड़ा मजा भी नहीं किया, एटलीस्ट हमें थोड़ी फाइट करने दो। पर वो कहता है कि ज्यादा उछल मत, हम जानते हैं कि हम ये मैच जीत सकते हैं, लेकिन क्यों फजूल में अपनी एनर्जी वेस्ट करना। उसकी बातें ऐसे लगता है कि जैसे कि वो खुद में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। यहाँ मोया टेंगली से पूछती है कि आखिर उस लीडर के कहने का मतलब क्या है। तो टेंगली कहता है कि वो लीडर कहना चाहता है कि मैं कैपेबल हूँ उसे हराने में, इसलिए वो हम लोगों को हार मानने के लिए कह रहा है, जो कि हम लोग नहीं मानने वाले। इसलिए फाइट में वापस से कॉन्सेंट्रेट करो। तो वो भी लग जाती है अपने बीच के साथ काफी खतरनाक अटैक करने। मोयन अपने टेंटिकल का यूज करते हुए सामने से आ रहे बीस्ट को ब्लॉक करने की कोशिश कर रही थी, पर मोयन का ये मूव देखने के बाद सामने वाली टीम का एक ओपोनेंट हंसते हुए कहता है कि इतना लो ग्रेड का अटैक। यह बोलने के बाद वो अपने कैक्टस प्लांट को बाहर निकालता है, जिसके एक स्लैश से मोया के सारे टेंटिकल डिस्ट्रॉय हो गए और वो थोड़ी सी इंजर हो जाती है। अब तक तो फेंग का भी बर्ड घायल हो चुका था और वहीं उसकी टीम के मेंबर्स रॉक
मॉन्स्टर उसे भी एक कैक्टस मॉन्स्टर जमीन पर पटक देता है। वो अपने जायंट टेंटिकल का यूज करते हुए सभी बीस्ट को उड़ा उड़ा कर जमीन पर पटक रहा था, जिसकी वजह से वो सभी बीस्ट घायल हो गए थे। यहाँ फिर से हमारे टेंगली की टीम के आधे से ज्यादा स्टूडेंट घायल हो जाते हैं। फेंग उन्हें हिम्मत हारने से मना कर रहा था, पर अब वो टेंटिकल मॉन्स्टर मोया को घायल करके उसे गेम से बाहर कर देता है। फॉक्सी भी तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी, तो उससे पहले कि टेंगली उसे रोक पाता, फॉक्सी उसके एक टेंटिकल को ब्रेक कर देती है। इसलिए अब वो बंदा फॉक्सी को टारगेट करने लगता है, पर फॉक्सी को मारने से पहले वो अपने टीम के लीडर से पूछ रहा था, पर उसका टीम लीडर उसे परमिशन नहीं देता। तो यह देखने के बाद वो बाकी सारे मॉन्स्टर को घायल करने लगता है। जहाँ फेंग की टीम के अब सिर्फ 2 स्टूडेंट बचे थे और उनके बीस्ट भी घायल होने के बाद यहाँ फेंग टेंगली से कहता है कि तुम अपने फॉक्सी के साथ ज्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे, इसलिए बेहतर होगा कि हम हार मान लेते हैं। टेंगली फॉक्सी को तेजी से आगे की तरफ बढ़ने को कह रहा था, वहीं दूसरी तरफ से एक शैडो मॉन्स्टर उसका पीछा करने लगता है। वो एक फॉर्मेशन बनाकर फॉक्सी को टैप करना चाहता था, इसलिए वो तेजी से फॉक्सी की तरफ बढ़ रहा था। फॉक्सी भी अपने फास्ट मूव का यूज करते हुए तेजी से उसके अटैक को डॉज कर रही थी, पर इससे पहले कि फॉक्सी इस बैटलफील्ड से बाहर आ पाती, एंड मौके पर वो फॉर्मेशन में ट्रैप हो जाती है। पर ये नेल कील उसकी बॉडी में चुभ रहे थे, जिसकी वजह से फॉक्सी को काफी ज्यादा पेन होने लगता है। अब यह देखने के बाद टेंगली ट्राई कर रहा था कि वो फॉक्सी को अपने पास वापस बुला ले, पर वो जब भी अपने सोल कनेक्शन को बिठाने की कोशिश करता है, उसे ऐसा लग रहा था कि जनरल चाओ उसे रोक रहे हैं। उसे समझ नहीं आता कि बार बार वो जब भी सोल कनेक्शन बिठाने की कोशिश कर रहा है, जनरल चाओ उसके सामने क्यों आ रहे हैं। पता लगता है कि उसके सोल कनेक्शन को फॉक्सी के साथ जनरल चाओ ने काट दिया, जहां वो उसकी सोल को बांधने के बाद कह रहे थे कि इतने इंटरेस्टिंग फाइट तो चल रहा है, तुम क्यों चाहते हो कि तुम अपने बीस्ट को वापस बुला लो। पर यहाँ हमें बात कंफर्म हो जाती है कि उन्होंने लेटर लेकर जनरल लू से यही हेल्प मांगी थी। वो यहाँ असल में इस टीम को हराने नहीं आए थे, बल्कि टेंगली को जान से मारने आए थे। जनरल लू तो उसके वैसे भी अच्छे दोस्त थे, तो उससे स्टूडेंट शुरू से ही यही टारगेट कर रहे थे कि वो किसी तरह से टेंगली को अरीना में अकेला कर दे और फिर सभी बीस्ट मिलकर फॉक्सी को जान से मार दे। यहाँ फॉक्सी काफी बुरी तरीके से तड़पने लगती है और टेंगली चाके भी उसे वापस नहीं ला पा रहा था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर चाओ उसकी सोल को ट्रैप कर चुके थे, जिसकी वजह से अब उसके पास सिर्फ देखने के अलावा और कुछ भी नहीं बचता। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि फॉक्सी को वो नेल्स काफी ज्यादा चुभ रहे थे। वो काफी ज्यादा गुस्से में रोर करती है और उसके माथे पर बना वह मून सिंबल चमकने लगा था, जिसके बाद उसकी बॉडी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा निकलने लगता है और इसके बाद वो एक सील ब्रेकिंग स्पेशल मेथड का यूज करते हुए वहाँ से बाहर आ जाती है। यह देखने के बाद कि फॉक्सी ने एक सील ब्रेकिंग मेथड का यूज किया है, वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वांग तो कह रहा था कि क्या इसने ये स्पेशल टेक्निक का यूज किया है। फॉक्सी तो उसे और भी ज्यादा शॉक करते हुए अपने स्पीड मेथड का यूज करके तेजी से बैरियर की तरफ जा रही थी। यहाँ फॉक्सी के सील ब्रेकिंग मेथड का यूज करने की वजह से सभी को पता लग जाता है कि वो एक 9 टेल फॉक्स है, क्योंकि ये स्पेशल मेथड सिर्फ एक 9 टेल फॉक्स यूज कर सकती है। साथ ही जब उन्हें फॉक्सी का वो मून सिंबल याद आता है, तो वो समझ जाते हैं कि ये सिल्वर मून फॉक्स है, जो कि सभी बीच में सबसे ज्यादा रेयर मानी जाती है। यहाँ दूसरी तरफ हम फॉक्सी को दिखाया जाता है, जो कि काफी स्पीड में आकर उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, पर फर्स्ट अटैक में फेल हो जाती है। फॉक्सी को ट्राई करता देखकर यहाँ टेंगली भी आगे आ जाता है और वहाँ मौजूद सभी जनरल कह रहे थे कि ये मूनलाइट फॉक्स तो म्यूटेंट है, फिलहाल ये अपने छोटे फॉर्म में है, लेकिन फिर भी कितना कमाल कर रही है। दूसरी तरफ फॉक्सी अपने पंजों का यूज करते हुए काफी पावरफुल स्लैशर लगाकर उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। उसे लगातार बैरियर की तरफ हिट करता हुआ देखकर वहाँ पर मौजूद सभी बीच तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ फॉक्सी को इतना ज्यादा ट्राई करते देखकर टेंगली उसे बताता है कि जनरल चाओ ने मुझ पे मेंटल सप्रेस यूज किया है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें वापस नहीं बुला सकता, क्योंकि वो तुम्हें मारना चाहते हैं। अगर एक बार तुम मर गई तो फिर मेरे ऊपर वो व्हाइट आई डीमन हावी हो जाएगा और मेरी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खाने के बाद वो मुझे भी मार डालेगा। अब तक फॉक्सी उस पावरफुल बैरियर में हिट करने की
काफी बुरी तरीके से थक चुकी थी, पर अभी तक उसने हार नहीं मानी। इसलिए अपने सामने आ रहे तेजी से उन फायरवुल्फ को एक अटैक को डॉज करने के लिए वो पीछे हटने लगती है। ये फायरवुल्फ अपने टेल से एक फायरबॉल रिलीज करता है जो कि तेजी से फॉक्सी की तरफ बढ़ रहा था। इससे पहले कि वो फायरबॉल फॉक्सी पर हिट कर पाता, टेंगली उसे ऑर्डर देता है कि शैडो मून लाइट टेक्निक का यूज करो, जिसकी वजह से उसके 2 क्लोन बन जाते हैं और वो दूसरे डायरेक्शन में जाकर उस अटैक को डॉज कर लेती है। जहाँ टेंगली अब उससे कहता है कि अब जब हमारे पास कुछ करने को नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा एक एक मूव सिर्फ तुम खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हो। यह करने के लिए फॉक्सी भी रेडी थी क्योंकि अब उसे अपनी जान बचाने के लिए फाइट करनी थी। तो वो अपनी छोटी सी बॉडी के साथ छोटा सा रोर करती है, पर यह भी उसने जान लगा की थी जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। फॉक्सी को ऐसा करते देखकर उसके सारे के सारे एनिमीज भी उसे इमिटेट लगते हैं और उसकी रोर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसे देखने के बाद यहाँ जनरल चाव काफी ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि अब देखता हूँ कि तुम्हारा यह सोल बीस्ट कब तक टिकता है। यहाँ टेंगली अपने सामने 10 काफी ज्यादा पावरफुल सोल बीस्ट को देखने के बाद कह रहा था कि हमारी फॉक्सी को अब अपने 10 दुश्मनों के सोल बीस्ट से लड़ना होगा और इस लड़ाई में गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एक चूक और जान से हाथ धो बैठूंगा। दूसरी तरफ फायर टेल वुल्फ का ओनर कह रहा था कि मेरा यह फायर टेल वुल्फ तुम्हारी ऐसी हालत करेगा कि तुम्हारा तंदूरी फॉक्स बन जाएगा। यह बोलकर वो अपने वुल्फ को अटैक करने के लिए आगे भेज देता है, जो कि तेजी से फॉक्सी के चारों तरफ घूमकर फ्लेम का एक स्टॉर्म तैयार कर चुका था। सभी को लगता है कि इस आग के घेरे के अंदर वो जान से जाएगी। तभी उस वुल्फ के ओनर के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि हमारी फॉक्सी उस अटैक से सलामत बाहर आ जाती है। फॉक्सी को इतना गुस्से में कुर्ता देखकर यह बंदा काफी ज्यादा शॉक होकर कह रहा था कि यह तो इम्पॉसिबल है। अब तक टेंगली की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन वो फॉक्सी को ऑर्डर देता है कि अपने ओरिजिनल फॉर्म में आओ। तो फॉक्सी अपने मास्टर की बात सुनते हुए ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है और अब टेंगली उसे एक स्नेक अटैक करने की कहता है, जिससे वो काफी स्पीड में आगे बढ़ते हुए एक पावरफुल स्नेक अटैक कर उस फायर वुल्फ को घायल कर देता है। उसके पंजे से टपक रहा खून इस बात का सबूत था कि उसका यह अटैक सक्सेसफुल रहा। इसके बाद वो वुल्फ अपने मास्टर के पास वापस चला जाता है, जहाँ पर उसका मास्टर तो अभी भी इस बात से शॉक था कि एक छोटी सी फॉक्स ने उसके इतने पावरफुल वुल्फ को घायल कर दिया। यहाँ कल्टीवेशन करते हुए यान फेंग से पूछती है कि आखिर फॉक्सी कौन से स्टेज पर है। फेंग उसे बताता है कि असल में फॉक्सी अपने 8th लेवल के स्ट्रेंथ का यूज कर रही है, क्योंकि टेंगली ने उन सभी से छुपा के रखी थी। फॉक्सी 8th लेवल पर है। यहाँ दूसरी तरफ वांग को दिखाया जाता है, जो कि फॉक्सी के इन सभी अटैक देखने के बाद कह रहा था कि वो ये अटैक्स नहीं है जिनके बारे में हमें जनरल लू ने बताया था। इस तरह के डिफरेंट अटैक से डील करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, इसलिए एक साथ अटैक करते हैं। यह बोलने के बाद वो सभी एक साथ अपने बीस्ट को आगे भेज रहे थे ताकि वो फॉक्सी को घेर सके। फॉक्सी भी काफी गुस्से में उन सभी अटैक को डॉज करने के लिए रेडी थी, इसलिए वो काफी तेजी से उनके ऊपर से जंप करते हुए उन अटैक को इजीली डॉज कर लेती है। यह देखने के बाद सामने वाली टीम का लीडर और यहाँ पर जनरल चाव काफी ज्यादा शॉक थे। गुस्से में अपने मुट्ठी बंद करते हुए कहते हैं कि मुझे बस इस लड़के का कॉफिन देखना है और कुछ भी नहीं। जनरल चाव यहाँ टेंगली की मेंटल सप्रेस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, जिसे उसे बुरी तरीके से पेन होने लगता है। यहाँ मौका पाकर वांग अपने टीममेट से कहता है कि अपने बीस्ट मास्टर को बोलो कि वो अपने राइनोसोरस उसको पावर ट्रांसफर करे। तो वो बीस्ट मास्टर ऐसा ही करता है। तेजी से आगे बढ़ते हुए वो उस राइनोसोरस के ऊपर अपने बीस्ट की पावर को ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से उस राइनोसोरस बीस्ट की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वो तो फॉक्सी को अपने पाव के नीचे कुचलने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा था, पर फॉक्सी साइड हटकर उसके अटैक को डॉज कर लेती है। यह देखने के बाद वांग थॉर्न डीमन को अटैक करने के लिए आगे भेज रहा था, तो फॉक्सी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए वो अपने थ्रोन ग्रास का यूज करते हुए उसे चारों तरफ से लपेटने की कोशिश करता है। वहाँ वांग उस थॉर्न बीस्ट को कहता है कि तेजी से उस फॉक्सी का रास्ता रोको, जिसकी वजह से उस राइनोसोरस को अटैक करने का मौका मिले। तो वो ऐसा ही करता है, तेजी से काफी सारे कांटों का अटैक करते हुए हमारी फॉक्सी का रास्ता रोकने लगता है, जिससे कि फॉक्सी ट्रैप हो गई थी और वो राइनोसोरस तेजी से काफी सारे बीच के साथ आगे बढ़ रहा था। यह देखकर वांग फ्लेक्स मारते हुए कहता है कि अब देखता हूँ कि तुम कहाँ से बच के निकलती हो। टेंगली परेशान होकर फॉक्सी को वापस आने के लिए कह रहा था, पर फॉक्सी वहाँ से निकलने की कितनी कोशिश करती है, वो थॉर्न बीस्ट उसके रास्ते को उतना ज्यादा ब्लॉक कर रहा था। तो फॉक्सी हवा में जंप करते हुए अपनी पूरी ताकत लगाकर एक ब्लड स्लिप क्लाव का यूज करती है, जिसे एक रेड कलर का काफी पावरफुल स्लैश जाकर उस राइनोसोरस के हॉर्न पर लगता है और वो टुकड़ों में टूट गया था।
इस अटैक की वजह से वो राइनोसोरस पीछे तो हट जाता है, लेकिन गुस्से में और ज्यादा पागल हो गया था, इसलिए वो काफी तेजी से रोर करते हुए फॉक्सी की तरफ तेजी से बढ़कर उसे अपने सींगों से उठाकर उस बैरियर की तरफ पटक देता है। बैरियर से हिट होकर फॉक्सी जमीन पर गिर जाती है और टेंगली भी उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो गया था, जबकि वो खुद भी काफी ज्यादा पेन बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि जनरल चाओ ने अभी तक उसे छोड़ा नहीं है। फॉक्सी अब तक काफी ज्यादा वीक पड़ चुकी थी, लेकिन वो फिर भी खुद को संभालते हुए जैसे तैसे खड़ी हो जाती है। यहाँ दूसरी तरफ वो सारे बीच तेजी से आगे बढ़ रहे थे, तो फॉक्सी ये देखने के बाद गुस्से में जंप करते हुए एक काफी पावरफुल स्लैश से अटैक करने वाली थी। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हमें यंग फैमिली के चीफ यार्डर को दिखाया जाता है, जो कि अपने सर्वेंट से पूछ रहे थे कि क्या रहा। तो वो बताती है कि आज हम लोग जिस आइलैंड पर गए थे हमें वहाँ पर भी उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। तो चीफ यार्डर उससे कहते हैं कि ठीक है, आगे ढूंढने की प्रक्रिया जारी रखो और याद रखना सो नाइल्स के लोगों की नजरों में मत आना। हमें कोई भी जल्दी नहीं है, बस उसे तसल्ली से ढूंढते रहो। और फिर वो सोचने लगता है कि पता नहीं वो व्हाइट आई डीमन कैसे ग्रो कर रहा होगा। यहाँ वो जाते जाते अपने सोल्जर से कह रहा था कि अगर प्रिंसेस आए तो उन्हें मेरे पास ग्रीन डीमन आइलैंड में भेज देना। ये बोलकर वो अपने फ्लाइंग टाइगर बीच पर बैठकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें फॉक्सी को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पावरफुल स्लैश लगा देती है, जिसकी वजह से वो राइनोसोरस काफी बुरी तरह से घायल हो गया था। फॉक्सी का ये अटैक देखने के बाद वांग की टीम का एक बंदा काफी हैरान होने लगता है। इस जबरदस्त फाइट के देखने के बाद इंचार्ज काफी शौक होते हुए कहते हैं कि इस साल का कंपटीशन सच में देखने लायक है। यहाँ दूसरी तरफ सभी बच्चे नोटिस करते हैं कि टेंगली काफी ज्यादा तड़प रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ से जनरल चाओ काफी तेजी से उसके मेंटल प्रेशर को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। टेंगली को मेंटल प्रेशर इतना ज्यादा पेन देने के बाद वो उसे सही सलामत खड़ा देखकर सोचते हैं कि इस लड़के की मेंटल पावर सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उन्हें अपने सप्रेस की लिमिट को क्रॉस करते हुए उसे तड़पाना होगा। तो वो अपने मेंटल स्ट्रेन के लिमिट को ब्रेक करके टेंगली को और पेन देने लगते हैं, जिसकी वजह से टेंगली को ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ से उसके हाथ और पाँव जोर से खींच रहा हो और उसे इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि वो सीधा खड़ा भी नहीं हो पाता। वो उस बैरियर का सहारा लेकर फॉक्सी इससे पहले कि अपने मास्टर को इतने ज्यादा पेन में देखती, टेंगली खुद को संभालते हुए फॉक्सी को कहता है कि मून की लाइट आ रही है, उसे एब्जॉर्ब करो। तो फॉक्सी मून की पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में एनर्जी फ्लो बढ़ जाता है और वो जोर जोर से रोर करने लगती है। ये देखने के बाद यन काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। इस तरफ से फॉक्सी उन बचे हुए सोल पेट्स के साथ अपनी वर्ड डिक्लेयर कर रही थी। टेंगली खुद को संभालते हुए फॉक्सी को कहता है कि इन सभी को मार डालो, इनमें से एक भी अब बचना नहीं चाहिए। वो सभी डिमंस तेजी से आगे बढ़ रहे थे और फॉक्सी उसका सामना करने के लिए अब पूरी तरीके से रेडी थी। यहाँ टेंगली फॉक्सी को ऑर्डर देता है कि मून ब्लेड का यूज करो। तो फॉक्सी आगे बढ़ते हुए अपने मून ब्लेड का यूज करके अपने सामने आ रहे वुल्फ बीस्ट और एक क्रेप बीस्ट को काफी बुरी तरीके से घायल कर देती है। यह अटैक इतना ज्यादा जबरदस्त था कि उसके ओनर भी सेंसलेस हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ टेंगली अब फॉक्सी को स्पेल अटैक करने को कहता है। इस अटैक से हिट होने के बाद वो विंड बीस्ट पीछे हट गया था और फॉक्सी को तेजी से आगे बढ़ता देखकर जनरल चाओ फिर से टेंगली को तड़पाने लगता है कि तुम्हें थोड़ी देर का ब्रेक देना रिस्क है। इतने ज्यादा पेन में भी टेंगली फॉक्सी को ऑर्डर देता है कि उस थॉर्न डीमन से बचना और उसे किसी भी तरीके से लॉक करने की कोशिश करो। यह बोलते हुए वो तड़पते हुए नीचे बैठ जाता है। यहाँ फॉक्सी तेजी से जंप करके उस थॉर्न डीमन के नीडल से बचती है। अब इससे पहले कि वो उस डीमन को कुछ कर पाती, यहाँ वांग उस विंड मॉन्स्टर को कहता है कि जाकर थॉर्न डीमंस के प्रोटेक्ट करो, कुछ भी करके फॉक्सी को उसके पास मत आने देना। यहाँ पर कोस्ट डीमन उस थॉर्न डीमन को प्रोटेक्ट करते हुए काफी बड़े बड़े स्लेश लगाना शुरू कर देता है, जिसे फॉक्सी काफी स्टाइल से स्लिप मारते हुए डॉज कर लेती है। फॉक्सी उस घोस्ट डीमन के अटैक को डॉज करते हुए अपने चार्म का यूज करती है, जिसकी वजह से उसकी आंखों से फ्लैश निकल रहा था। इस ब्लू फ्लैश की वजह से वो घोस्ट डीमन थोड़ी देर के लिए स्टंक रह जाता है और फॉक्सी उसे क्रॉस करते हुए आगे बढ़कर उस थॉर्न डीमन पर अटैक करने लगती है। इससे पहले कि उस डीमन का ओनर उसे वापस समन कर पाता, फॉक्सी जंप करते हुए उसे घायल करके दूर पहुंच जाती है। फॉक्सी के इस अटैक को देखने के बाद वो छोटी सी नीडल मॉन्स्टर उसके पीछे पड़कर उसके ऊपर तेजी से अपने नीडल से अटैक करने लगती है। तो टेंगली फॉक्सी को शैडो टेक्निक का यूज करने के लिए कहता है। इस शैडो टेक्निक की वजह से उस नीडल मॉन्स्टर
के सारे के अटैक उस बैरियर को जाकर लगते हैं। वो विंड मॉन्स्टर भी तेजी से अपने विंड का अटैक हमारी फॉक्सी पर करने वाला था, पर फॉक्सी उसके डॉज करते हुए जंप करती है। टेंगली उसे फ्लेम अटैक करने को कह रहा था, जिससे फॉक्सी की आंखें रेड हो गई थी और उसका फ्लेम अटैक करने के बाद वो नीडल मॉन्स्टर तेजी से जलने लगती है। अपने बीस्ट को जलता देखकर उसका मास्टर उसे वापस समन करके सोच रही थी कि वो उसे ठीक कर देगी, पर वापस बुलाने की वजह से उसकी बॉडी में भी आग लग गई थी। उसे तड़पता देख जनरल लू कहते हैं कि बेवकूफ लड़की, क्या तुम्हें पता नहीं है कि अगर मॉन्स्टर जल रहा हो तो वापस समन नहीं करते, नहीं तो तुम्हारी बॉडी में भी आग लग जाती है। जनरल लू काफी ज्यादा गुस्सा लग रहे थे और यहाँ वांग भी सोच रहा था कि इस लड़की को बेसिक कॉमन सेंस भी नहीं है। इसका मानना तो तय था, ऐसे सोल पेस्ट मास्टर टीम में रहना डिजर्व नहीं करते कि अच्छा हुआ ये लोग मर गए। यह जनरल लू काफी गुस्से में वांग से माइंड कनेक्ट के थ्रू बात करते हुए कहते हैं कि अगर आज तुम लोगों ने इस मैच को नहीं जीता तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला। जनरल लू, चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी भी हमारे काफी सारे पेट्स वहाँ पर मौजूद है और वो हारने वाले तो बिल्कुल नहीं है। यह बोलने के बाद वो अपने टीममेट को बोलता है कि अपने विंड मॉन्स्टर को बोलो कि विंड को तेजी से रिलीज करे। उसके ऐसा करने की वजह से हवा के प्रेशर में फॉक्सी का खड़ा रहना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।